मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच पहले संयुक्त अरब अमीरात और अब मिस्र ने इसराइल की वेस्ट बैंक और गजा में चल रही नीतियों और सैन्य कार्रवाइयों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। यूएई ने वेस्ट बैंक में इसराइली कब्जे को रेड लाइन करार दिया, जबकि मिस्र ने गजा में फिलिस्तीनियों के बड़े पैमाने पर विस्थापन और नरसंहार को अस्वीकार्य बताया। मिस्र ने अपने बयान में कहा कि वे फिलिस्तीनियों के बड़े पैमाने पर विस्थापन का विरोध करते हैं, जिसे उन्होंने नरसंहार बताया। उन्होंने कहा कि वे इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही मिस्र ने इसराइल के गजा आक्रमण की आलोचना भी जारी रखी। मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलाती ने निकोसिया में कहा, विस्थापन कोई विकल्प नहीं है और ये मिस्र के लिए एक रेड लाइन है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। विस्थापन का अर्थ है फिलिस्तीनी आंदोलन का खात्मा और लोगों को उनकी मातृभूमि से बेदखल करने का कानूनी या कोई नैतिक आधार नहीं है। आपको बता दें कि इसराइल की गजा पट्टी पर पूर्ण कब्जे की योजना से न सिर्फ मुस्लिम देश बल्कि पूरी दुनिया चिंतित है। मिस्र के अलावा यूएई ने बुधवार को इसराइल को चेतावनी दी थी कि वेस्ट बैंक में किसी भी तरह का कब्जा या बस्ती विस्तार रेड लाइन को पार करने जैसा होगा। ये बयान इसराइली मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच द्वारा वेस्ट बैंक के कुछ हिस्से को कब्जाने की योजना का खुलासा करने के बाद आया। स्मोट्रिच ने दावा किया कि ये कदम फिलिस्तीनी राज्य की संभावना को दफन कर देगा। यूएई की विदेश मंत्री की सहायक लाना नुसीबेह ने कहा कि वेस्ट बैंक में कब्जा अब्राहम समझौते की भावना और दृष्टिकोण को गंभीर रूप से कमजोर करेगा। क्षेत्रीय एकीकरण की खोज को ये समाप्त कर देगा। गजा की स्थिति आपको बता दें कि और ज्यादा गंभीर हो गई है, जहां इसराइली हवाई और जमीनी हमलों ने भारी तबाही मचाई है। गजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार हालिया हमले में 31 लोग मारे गए हैं, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। मानवीय संगठनों जैसे साइट मैनेजमेंट क्लस्टर ने बताया कि गजा शहर में परिवार उच्च लागत, रसद संबंधी बाधाओं और वापसी की अनिश्चितता के कारण विस्थापन से बच रही हैं। गजा में भुखमरी का संकट भी गहरा गया है, जहां पिछले दिन 5 वयस्कों और एक बच्चे की कुपोषण से मौत हो गई। इस जंग में अब तक 62,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। बहरहाल देखना ये होगा कि मिस्र की इस चेतावनी पर या मिस्र के इस बयान पर इसराइल क्या प्रतिक्रिया देता है। हमास की चर्चित प्रवक्ता अबू उबैदा की एक तस्वीर इन दिनों चर्चा का विषय बन गई है। एक तस्वीर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की गई आईडीएफ की ओर से, लेकिन लोगों ने उसे घेर लिया। कई लोगों ने उबैदा की तस्वीर के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप और कई दूसरे चेहरे भी जोड़ दिए। लोगों ने खूब सवाल जवाब किए। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से एक तस्वीर शेयर की गई और कैप्शन में लिखा गया, अबू उबैदा की उस वक्त की तस्वीर जब वो हमास के दूसरे टॉप नेताओं के साथ चर्चा कर रहा था। उसे मंगलवार को इजरायली फोर्सेस ने मार दिया है। हालांकि इस तस्वीर के वायरल होते ही तमाम यूजर्स फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए, तो वहीं कई सारे सवाल खड़े कर दिए। यूजर्स ने ट्रोल करना शुरू किया और कहा कि झूठ बोलकर ही इसराइल खुश हो रहा है। कुछ ने लिखा कि उबैदा जिंदा है और आईडीएफ कहानी कर रहा है। वहीं एक ने ट्रंप के साथ एआई फोटो अपलोड कर दी। बता दें कि हमास और इसराइल के बीच इस वक्त सीज फायर को लेकर चर्चा तेज है। हालांकि कोई डील अभी तक नहीं हो पाई। इसराइल ने दावा किया है कि उसने अबू उबैदा को एक हमले में मार दिया। हालांकि अभी तक हमास ने इसे झूठा करार दिया। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पर बयान देते हुए कहा कि हमास को तुरंत सभी 20 बंधकों को रिहा करना चाहिए। ट्रंप का मानना है कि ऐसा होते ही हालात तेजी से बदल जाएंगे और यह युद्ध खत्म हो जाएगा। ट्रंप ने इस मुद्दे पर और कोई टिप्पणी हालांकि नहीं की है, लेकिन उनके बयान से साफ है कि अमेरिका हमास पर तत्काल दबाव बनाने के पक्ष में है। दूसरी ओर हमास ने बयान जारी करते हुए कहा है कि वह सभी बंधकों को छोड़ने को तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि युद्ध पूरी तरीके से खत्म हो और इसराइली सेना गाजा से पीछे हटे। संगठन का दावा है कि उसने 2 हफ्ते पहले युद्ध विराम प्रस्ताव स्वीकार किया था और अब भी इसराइल की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। हमास ने कहा है कि वह एक व्यापक समझौते के लिए तैयार है, जिसमें प्रतिरोध के पास मौजूद सभी बंधकों को रिहा किया जाएगा और बदले में इसराइल को तय संख्या में फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना होगा। समूह का कहना है कि इस समझौते से गाजा में युद्ध खत्म होगा, इसराइली सेना की पूरी तरह वापसी होगी, बॉर्डर क्रॉसिंग खुलेंगी और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। संगठन ने यह भी संकेत दिया कि वह गाजा प्रशासन चलाने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की स्वतंत्र राष्ट्रीय सरकार बनाने को तैयार है।
इधर संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने इसराइल को चेतावनी दी है कि यदि कब्जे वाले वेस्ट बैंक को अपने में मिलाने की कोशिश की तो यह रेड लाइन होगी और अब्राहम समझौते की भावना को कमजोर कर देगी। दिलचस्प ये हो जाता है कि गजा में शांति कब लौटेगी और कब मासूम बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों की हत्या बंद होगी। जिस तरीके से लगातार इसराइल की तरफ से आक्रमण जारी है उससे कहीं न कहीं आम लोगों को परेशानी हो रही है। अब तक करीब 64,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। माएं अपने बच्चों की लाशें अपनी आंखों से देख रही हैं तो दूसरी तरफ बच्चों के सिर से उनके माँ बाप का साया उठ जा रहा है। इस रिपोर्ट में बहरहाल इतना ही। यमन के हूतियों से इसराइल ने सीधी टक्कर के बाद मानो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। भले ही यमन सरकार की कैबिनेट को इसराइल ने सफलतापूर्वक निशाना बना लिया हो, लेकिन उसके बाद हूतियों ने जो कसम खाई वो इसराइल पर कहर बनकर टूट रही है। इसराइल पर यमनी हमले दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ चुके हैं। हूतियों की ओर से अब हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया जा रहा है। प्रेस टीवी के द्वारा एक वीडियो जारी किया गया जिसमें यमन के हूतियों की ओर से दागी मिसाइल किस तरीके से इसराइल में गिरने के बाद तबाही मचाती है और फिर इसराइली राहत बचाव दल वहां पर अभियान चलाते हैं उसे साफ तौर पर देखा जा सकता है। गौरतलब है कि हूतियों के हर हमले के बाद इसराइली सरकार और सेना की तरफ से यह दावा किया जाता है कि उसे सफलतापूर्वक रोक लिया गया। लेकिन सवाल तो यह है कि सफलतापूर्वक रोका जाता है तो आखिर यह हमला सफल कैसे हो गया, और अगर हमला सफल नहीं था तो राहत और बचाव दल आखिर वहां पर क्या कर रहा है, और क्या वे मिसाइल खुद इसराइल ने अपने ही एरिया में मार दिए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इसराइल की ओर से हर बार कही जाने वाली बात, सफलतापूर्वक रोके जाने वाली बात कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ चुकी है। बीते बुधवार को यमन के हूती ग्रुप ने इसराइली कब्जे वाले अल कुद्स शहर और हाइफा बंदरगाह स्थित संवेदनशील ठिकानों को निशाना बनाया। बृहस्पतिवार को उनकी तरफ से ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए। इन हमलों में हूती ग्रुप ने एक फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल और एक विस्फोटकों से लदे ड्रोन का इस्तेमाल किया। हूती ग्रुप ने बताया है कि दोनों हमलों में कामयाबी मिली और हूती ग्रुप ने अपने उद्देश्यों को हासिल किया। ग्रुप की ओर से बताया गया कि हमले की वजह से इसराइली नागरिकों को बंकर में छिपने पर मजबूर होना पड़ा। यहां तक कि उनकी तरफ से बेन गुरियन हवाई अड्डे को भी निशाना बनाया गया, जिसे लेकर बाद में यह खबर पता चली कि तत्काल इजरायली सरकार ने हवाई अड्डे को बंद कर दिया था सुरक्षा कारणों से। हूतियों के हमले को देखते हुए इसराइल के अंदर भी सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आयरन डोम प्रणाली के साथ ही अमेरिका का थार्ड सिस्टम भी तैनात है। लेकिन यह भी साफ है कि यमन की तरफ से दागी जाने वाली अधिकतर मिसाइलें कहीं न कहीं अमेरिका का थार्ड भी रोकने में नाकामयाब दिख रहा है।